गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों का न्यूमेरिकल चल रहा था, तो आज फिर वहीं से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोगों का हुआ था। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड करेंट फ्लोइंग थ्रू द रेसिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखिए, एक रेसिस्टेंस है जिसका वैल्यू है 5 ओम। 5 ओम का एक प्रतिरोध है, इसका दो टर्मिनल है। टर्मिनल ए 20 वोल्ट पर है और टर्मिनल बी 10 वोल्ट पर है। तो ये जो रेसिस्टेंस है इसका दो टर्मिनल है ए और बी। टर्मिनल ए का पोटेंशियल है 20 वोल्ट एंड टर्मिनल बी का पोटेंशियल है 10 वोल्ट। क्वेश्चन है फाइंड करेंट फ्लोइंग थ्रू द रेसिस्टेंस। तो इस रेसिस्टेंस से कितना करेंट फ्लो होगा। तो हम जानते हैं कि जब भी करंट फ्लो होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। तो यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन होगा वो ए से बी की ओर होगा, क्योंकि ए का पोटेंशियल ज़्यादा है और बी का पोटेंशियल कम है। तो करंट I इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस V बाय R। क्योंकि ओम का नियम आप लोग पढ़े होंगे, V बराबर IR होता है, तो I बराबर हो जाएगा V बाई R, जहाँ भी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, रेसिस्टेंस के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस। तो 20 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट, 10 वोल्ट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, रेसिस्टेंस हो गया 5 ओम, तो ये हो गया 10 बाय 5, 10 वोल्ट बाय 5 ओम, ये हो गया 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। एकदम आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, a current of 10 ampere flows in a wire for 10 seconds. Calculate the work done if potential difference across the wire is 15 volt। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ करेंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज इन अ वायर। एक वायर है जिसमें 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है, 10 सेकंड के लिए फ्लो हो रहा है। तो यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, गिवन करंट का वैल्यू है 10 एम्पियर, टाइम का वैल्यू है 10 सेकंड। कैलकुलेट द वर्क डन, वर्क निकालना है इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज 15 वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 15 वोल्ट। तो यहां पर क्वेश्चन को समझिए, एक वायर है, वायर है मतलब एक कंडक्टर है जिसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है। बैटरी है 15 वोल्ट का, तो यहां पर कंडक्टर के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट होगा। ये 15 वोल्ट होगा, ये 0 वोल्ट होगा। कंडक्टर से फ्लो होने वाला जो करंट है वो 10 एम्पियर है। तो आप जानते हैं करंट का फ्लो होना मतलब चार्ज का फ्लो होना। बैटरी क्या कर रहा है, बैटरी कंडक्टर से करंट सप्लाई कर रहा है, मतलब चार्ज को फ्लो करवा रहा है। तो इसका मतलब बैटरी जो है चार्ज को फ्लो करवाने में कुछ वर्क करता है। उस वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय द बैटरी और वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि बैटरी के कारण ही यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आता है, और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, और वह इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को फ्लो करवाता है, यानी करंट फ्लो होता है। तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड या वर्क डन बाय द बैटरी हो जाएगा। इसका 3 फार्मूला मैंने बताया था। एक फार्मूला था VIT, एक फार्मूला था V² बाय R इंटू टी,
और तीसरा फार्मूला था I²RT। तो ये जो फार्मूला है VIT, यहाँ पर देखिए V का वैल्यू है 15 वोल्ट, सारा वैल्यू आपको SI सिस्टम में रखना है, पोटेंशियल वोल्ट में रखना है, करंट को एम्पियर में, करंट का वैल्यू 10 एम्पियर है और टाइम का वैल्यू सेकेंड में रखना है। तो वर्क डन जो आएगा वो जूल में आएगा, तो इसका आंसर हो गया 1500 जूल। क्लियर है। वर्क डन का 3 फार्मूला था, एक फार्मूला था VIT, दूसरा फार्मूला था V²/R×T और तीसरा फार्मूला था I²RT। जब भी किसी कंडक्टर को हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो बैटरी उस कंडक्टर से करंट फ्लो करवाएगा, तो बैटरी के द्वारा या इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो वर्क डन होता है उसका ये 3 फार्मूला है। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, करंट दिया गया है, टाइम दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, तो वर्क डन हो जाएगा VIT। सारा वैल्यू SI में है तो वर्क आपका किस में आ जाएगा, जूल में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The potential difference across a conductor is 8 volt if it carries a current of 4 ampere then calculate its resistance। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर इज 8 वोल्ट। इसका मतलब V का वैल्यू हो गया 8 वोल्ट। इफ इट कैरीज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, और कंडक्टर से 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इसका क्या निकालना है, रेसिस्टेंस। तो आप जानते हैं V बराबर होता है IR, R बराबर हो जाएगा V/I, R बराबर हो जाएगा 8 वोल्ट बाय 4 एम्पियर इज इक्वल टू 2 ओम। ये रहा आपका कंडक्टर, इसको कनेक्ट किया गया है बैटरी से, बैटरी है आपका 8 वोल्ट का, कंडक्टर के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस है 8 वोल्ट, इससे फ्लो होने वाला करंट है 4 एम्पियर, इसका रेसिस्टेंस निकालना है। तो V बराबर होता है IR, R इज इक्वल टू V/I, 8 वोल्ट बाई 4 एम्पियर कितना हो गया, 2 ओम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the above question, calculate the conductance of the conductor। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना आया था, 2 ओम। क्वेश्चन नंबर 10 में रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना आ गया था, 2 ओम। ये क्वेश्चन कह रहा है इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का क्या निकालना है, कंडक्टेंस। तो देखिए कंडक्टेंस को हम लोग कैपिटल G से डिनोट करते हैं।
तो कंडक्टेंस G बराबर होता है 1 बाई रेसिस्टेंस। ये G को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। हिंदी में क्या कहेंगे? चालकत्व, जो कि रेसिस्टेंस का उल्टा होता है। तो 1/2 ओम, 0.5 ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को महो कहते हैं। ओम का उल्टा मैंने बताया था क्या होता है? महो। तो यहां पर कंडक्टेंस का वैल्यू हो जाएगा 0.5 महो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। If a heater of 1250 watt can be used at 115 volt, then calculate its resistance, P नंबर में है करंट इन द हीटर। क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है इफ ए हीटर ऑफ 1250 वाट, एक हीटर है जिसका पावर है 1250 वाट, कैन बी यूज्ड एट 115 वोल्ट, 115 वोल्ट के सोर्स से इसको जोड़ा गया है। क्या निकालना है? फर्स्ट नंबर में है रेसिस्टेंस। तो जानते हैं P बराबर, पावर का 3 फार्मूला था। पावर का एक फार्मूला था P बराबर VI, दूसरा फार्मूला था V²/R और तीसरा फार्मूला था I²R। मैंने पिछले क्लास में बताया था इलेक्ट्रिकल पावर का 3 फार्मूला। एक फार्मूला होता है VI, दूसरा V²/R, तीसरा I²R। एक हीटर है जिसका पावर है 1250 वाट और उसको 115 वोल्ट पर यूज किया जा रहा है, यानी उसको 115 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट किया गया है। तो कह रहा है कि हीटर का रेसिस्टेंस क्या होगा। तो अब देखिए P दिया हुआ है, V दिया हुआ है, R निकालना है। चूंकि P बराबर क्या होता है? V²/R। यहां से देखिए R बराबर हो जाएगा, P को अगर हम नीचे करें, R को ऊपर करें, तो R बराबर हो जाएगा V²/P। R बराबर हो जाएगा V², यानी 115 वोल्ट का स्क्वायर बाय पावर है 1250 वाट। पोटेंशियल का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है और पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है। तो इसको सॉल्व करने पर जो रेसिस्टेंस का वैल्यू आएगा वो ओम में आएगा, और इसका वैल्यू सॉल्व करने पर आ जाएगा 10.6 ओम। ठीक है, ये समझ में आ गया। पावर दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है, रेसिस्टेंस निकालना है। अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, कोई भी विद्युत उपकरण है जिसका पावर दिया है, वोल्टेज दिया है और उसका प्रतिरोध यानी R निकालना है, तो पावर का यह फॉर्मूला आप लगाएंगे P = V²/R। यहाँ से आपको उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का, उस विद्युत उपकरण का आपको प्रतिरोध मिल जाएगा। तो रेसिस्टेंस कितना मिल गया? 10.6 ओम। इसमें एक और क्वेश्चन है, करेंट इन द हीटर, करंट निकालना है। तो B नंबर में है करंट, तो P बराबर क्या होता है? VI। I बराबर हो जाएगा P/V। I बराबर हो जाएगा, पावर है 1250 वाट, पोटेंशियल है 115 वोल्ट। तो यहां पर करंट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 10.9 एम्पियर सॉल्व करने पर। P बराबर VI होता है, पावर कितना है? 1250 वाट, पोटेंशियल है 115 वोल्ट। पावर और पोटेंशियल गिवन है, करंट निकल जाएगा उस हीटर से कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
a wire of resistance 10 ohm is stretched to double its length. What will be its new resistance? देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक तार है जिसका रेसिस्टेंस है 10 ओम, उस तार को खींचकर उसका लंबाई डबल कर दिया गया, उसका लंबाई क्या किया गया, डबल। तो कह रहा है व्हाट विल बी इट्स न्यू रेसिस्टेंस, तो जो खींचा हुआ तार है उसका रेसिस्टेंस क्या होगा। एक वायर है, इसका रेसिस्टेंस है 10 ओम, इसका लेंथ मान लो है L, इस वायर को खींचकर इसका लंबाई डबल किया गया। तो जब भी आप वायर को खींचिएगा तो उसका लंबाई तो बढ़ेगा लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट जाएगा। जब भी हम तार को खींचेंगे तो उसका लेंथ बढ़ेगा लेकिन उसका एरिया घटेगा, यानी वो तार थोड़ा पतला हो जाएगा। इसका लेंथ डबल हो गया। कह रहा इस वायर का रेसिस्टेंस क्या होगा, ये जो खिंचा हुआ तार है इसका रेसिस्टेंस क्या होगा। तो यह भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि जब भी हम वायर को खींचते हैं तो वहाँ पर लेंथ चेंज हो जाता है, एरिया भी चेंज हो जाता है। एक्चुअली लेंथ बढ़ जाता है, एरिया घट जाता है, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। और जो वायर का रेसिस्टिविटी है, यानी रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी ये कांस्टेंट रहेगा। रेसिस्टिविटी और वॉल्यूम नहीं बदलता है, क्योंकि रेसिस्टिविटी का वैल्यू वायर के मटेरियल पे डिपेंड करता है। तार अगर कॉपर का बना है तो खींचने के बाद भी कॉपर का ही रहेगा, लेकिन इसका रेसिस्टेंस बदल जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस जो है वो मटेरियल, टेम्परेचर और ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन वायर का ज्योमेट्री चेंज हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने बताया था कि जब भी आप वायर को खींचते हैं तो वहाँ पर रेसिस्टेंस जो होता है वो L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। जब हम तार को खींचते हैं, जब किसी तार को खींचा जाता है तो रेसिस्टेंस किसके समानुपाती होता है, L स्क्वायर। चूंकि लंबाई डबल हो गया, तार को आपने जो खींचा है उसका लंबाई डबल किया, तो 2 का स्क्वायर यानी रेसिस्टेंस 4 गुना बढ़ेगा। यानी पहले 10 ओम था तो अब कितना हो जाएगा, 40 ओम। इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, R प्रोपोर्शनल L स्क्वायर, सो R2 बाय R1 इज इक्वल टू L2 बाय L1 होल स्क्वायर, और R2 बाय R1 का वैल्यू है 10 ओम इज इक्वल टू L2 सेकेंड लेंथ 2L है, L1 L है का होल स्क्वायर, R2 बाई 10 इज इक्वल टू LL कैंसिल, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो R2 इज इक्वल टू हो गया 40 ओम। तो जो नया वायर है उसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40 ओम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। The resistance of a wire is 12 ohm. What is the resistance of another wire
of same material but length twice of the first wire and radius also equal to 2 times the radius of first wire. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 12 ओम। एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस R1 है, जिसका वैल्यू है 12 ओम। व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, एक दूसरा वायर है, पूछ रहा है इसका रेसिस्टेंस R2 कितना होगा ऑफ सेम मटेरियल। मान लो इसका रेसिस्टिविटी ρ1 है और इस वाले तार का रेसिस्टिविटी ρ2 है, तो चूंकि दोनों का मटेरियल सेम है इसलिए रेसिस्टिविटी ρ1 बराबर ρ2 होगा। बट लेंथ ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट वायर, और इसका जो लेंथ है वो पहले वाले तार का डबल है। मान लो इसका लेंथ है L1, इसका लेंथ है L2, तो L2 बराबर क्या दिया गया है 2L1। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 12 ओम। एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस है 12 ओम। तो यहाँ पर दो तार है, ये फर्स्ट वायर है, ये फर्स्ट वायर है और ये सेकेंड वायर है। पहले वायर का लेंथ L1, दूसरे का L2, पहले का रेसिस्टिविटी ρ1, दूसरे का ρ2, पहले का रेसिस्टेंस R1, दूसरे का R2, और इसका रेडियस मान लो R1 है और इसका जो रेडियस है, इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस है वो R2 है। व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, ये R2 का वैल्यू निकालना है। जो दूसरा वाला वायर है उसका रेसिस्टेंस क्या होगा ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है मतलब रेसिस्टिविटी सेम होगा, ρ1 बराबर ρ2 होगा। बट लेंथ ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट वायर, और इसका जो लेंथ है सेकेंड वायर का जो लेंथ है L2 वो पहले वायर के लेंथ का डबल है। इसका मतलब L2 इक्वल टू 2L1 एंड रेडियस ऑल्सो इक्वल टू 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ फर्स्ट वायर, और जो दूसरे वाले वायर का रेडियस है R2 वो पहले वाले वायर के रेडियस का डबल है, R2 इक्वल टू 2R1। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। चूंकि R बराबर होता है ρL/A, ρL/, और ये A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसका वैल्यू हम लिखेंगे πr²। R बराबर क्या फॉर्मूला आता है, ρL/A, एरिया का वैल्यू है πr²। तो यहाँ पर लिख सकते हैं R2 बराबर ρL2 ρ2L2/πr², इक्वेशन 1। एंड R1 बराबर आप लिख सकते हैं, पहले वायर का रेसिस्टेंस लिख सकते हैं ρ1 इंटू L1/πr1²। अब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2, R2/R1 इज इक्वल टू हो जाएगा ρ2L2/πr2², ρ1L1/πr1²। ठीक है, चूंकि रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρL/πr², तो पहला वाला जो वायर है उसका रेसिस्टेंस R1 है और दूसरे वाले का रेसिस्टेंस है R2, तो R2 बराबर हो जाएगा ρ2L2/πr2², R1 हो जाएगा ρ1L1/πr1²। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम डिवाइड करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो R2/R1 ρ2L2/πr2²
ये ऊपर जाएगा पाई r1 स्क्वायर बाय ρ1 L1। अब यहां पर देखो पाई और पाई हो गया कैंसिल, ρ1 और ρ2 का वैल्यू सेम दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों वायर सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल का बना हुआ है, इसका मतलब दोनों वायर का जो रेसिस्टिविटी है ρ1 इज इक्वल टू ρ2। चूंकि ρ1 बराबर ρ2 है इसलिए ρ1 और ρ2 क्या हो गया कैंसिल। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, R2 बाय R1 इज इक्वल टू L2 इंटू R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर इंटू L1। ठीक है, R2 बाय, पहले वाले वायर का रेसिस्टेंस है 12 ओम, तो R1 के जगह हम 12 ओम लिख सकते हैं। L2 का वैल्यू है 2L1 बाय L1 इंटू R1 बाय R2 का वैल्यू है 2R1 इसका होल स्क्वायर। देखिए यहां पर क्या किया गया, L2 बराबर है 2L1, तो L2 के जगह हमने 2L1 लिखा, नीचे L1 रहेगा। यहां पर R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं R1 बाय R2 का होल स्क्वायर, और फिर R2 का वैल्यू दिया गया है 2R1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो R1 कैंसिल, L1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा R2 बाई 12 इक्वल टू 2 इंटू 1 बाय 2 का स्क्वायर हो गया 4, यानी 1/2। तो यहाँ से R2 बराबर हो गया 12 इंटू 1/2 बराबर 6 ओम। तो ये हो गया सेकेंड वायर का रेसिस्टेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वायर इज कट इन 5 इक्वल पार्ट्स। एक तार को 5 बराबर भागों में काटा गया। These parts are twisted together to form a single wire. इस पांचों भाग को एक साथ ऐड कर एक सिंगल वायर बनाया गया। By what factor क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ original wire if the resistance of twisted wire is 6 ohm। क्वेश्चन समझिए, एक तार है, एक लंबा और पतला तार है जिसका रेसिस्टेंस R है। इस तार को 5 बराबर भाग में काटा गया और पांचों भाग को एक साथ ऐंठा गया। पांचों भाग को एक साथ लपेटकर ऐंठ दिया गया। इस तरीके से एक लंबा और पतला वायर है, इसका रेसिस्टेंस नहीं पता है, R का वैल्यू मान लो अभी पता नहीं है। ये ओरिजिनल वायर है। ये कौन सा वायर है? ओरिजिनल वायर। इसको 5 भाग में काटा गया, इसका मतलब n का वैल्यू हो गया 5, और पांचों भाग को एक साथ ऐंठ कर जोड़ा गया। तो ये कौन सा वायर है? ट्विस्टेड वायर, यानी ऐंठा हुआ तार, ऐंठा तार। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ ओरिजिनल वायर। ओरिजिनल वायर का रेसिस्टेंस बताइए।
इफ द रेसिस्टेंस ऑफ ट्विस्टेड वायर इज 6 ओम, और ये जो ट्विस्टेड वायर है इसका रेसिस्टेंस मान लो आर डैश है, तो आर डैश का वैल्यू दिया गया है 6 ओम। हम जानते हैं कि ट्विस्टेड वायर का जो रेसिस्टेंस होता है वो ओरिजिनल वायर के रेसिस्टेंस से n स्क्वायर टाइम्स कम होता है। ये हमने पढ़ाया था कि कोई वायर को अगर हम n बराबर भाग में काट कर उस सारे भाग को एक साथ ऐंठ दें तो ऐंठे हुए तार का जो प्रतिरोध होगा यानी आर डैश वो ओरिजिनल वायर से n स्क्वायर गुना कम होगा। तो आर डैश का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 ओम, आर का वैल्यू निकालना है और n यानी कितना पार्ट है 5, तो 5 का स्क्वायर, तो ये 25 गुना 6, तो आर का वैल्यू हो गया, ओरिजिनल वायर का रेसिस्टेंस हो गया 150, 150 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से देखिए, ठीक है, और इसका प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।